हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो यार आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की। और आज का यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे भाई साहब की। कौन से भाई साहब? न्यूटन भाई साहब की, जिन्होंने फिजिक्स में तो अपना बहुत सारा योगदान दिया ही है और साथ ही साथ मैथ्स में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैथ्स में भी उन्होंने एक फार्मूला दिया है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है ना। अब ये न्यूटन्स फार्मूला है ना भैया, हमारे ये तो भाई साहब है। अब यह न्यूटन फार्मूला जे वालों का लाडला बना हुआ है। हर साल एक या दो क्वेश्चन तो इसमें से आने ही है, ठीक है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से न्यूटन भाई साहब वाले तो जो जितने भी सवाल आते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं भैया क्या है ये न्यूटन भाई साहब का फॉर्मूला। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या होता है? ax², इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। और मान लीजिए कि यह एक द्विघात समीकरण है जिसके शून्य का आपको अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं, ठीक है ना। इतना तो भैया हमें मानने की आदत ही हो गई, इतना तो हम मान ही लेंगे, ठीक है। अब साथ ही साथ आपको एक कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। क्या दी गई है? बस आपको इस तरीके से कुछ दे रखा होगा कि अगर Sn, ठीक है ना, मतलब सम ऑफ अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, ठीक है। अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, इस तरीके का कुछ दे रखा होगा। बस आपको दे रखा होगा, इसका क्या मतलब है, किस तरीके से, ये आपको जानना नहीं है। बस ऐसा दे रखा होगा, या तो प्लस का अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n दे रखा होगा, या फिर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n कुछ दे रखा होगा। ये दो कंडीशन दे रखी होगी। कौन सी? कि भैया एक द्विघात समीकरण है, इसके अल्फा बीटा तो शून्य है, और साथ ही साथ Sn = अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n। और n में बता दूं क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। इतना आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से भैया न्यूटन भाई साहब ने अपना फॉर्मूला दिया, ठीक है ना। न्यूटन भाई साहब ने अपना फॉर्मूला दिया और उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से हम यह लिख सकते हैं, क्या? a × Sn प्लस b × Sn-1 प्लस, ठीक है ना, c × Sn-2। ये भैया हम लिख सकते हैं। बात आगे समझ में क्या? = 0 आता है, ठीक है। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया। क्या है भैया? समझ लो, Sn, a × Sn मतलब x² की जगह आप क्या रख लो? Sn, ठीक है ना। इस तरीके से समझो कि a को Sn से गुणा किया है, प्लस b को Sn-1 से गुणा किया है, प्लस c को Sn-2 से गुणा किया है, ठीक है। और इन सब का जोड़ है वो कितना आता है? 0 आता है। ये उन्होंने दिया था फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर Sn का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने ले लिया है प्लस, ठीक है, कोई भी एक ले लो। मान लीजिए आपने ले लिया प्लस, तो Sn क्या है? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है। अगर आपने ले लिया है, आपको निकालना Sn-1, तो आप क्या करोगे? अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1, इस तरीके से कुछ करोगे क्या? बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरीके से आप निकालोगे n-2, Sn-2, जो कि क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर n-2 प्लस बीटा की पावर n-2। तो ये आपके कुछ होते हैं, ठीक है। भैया आप कहोगे कि इसका कुछ प्रूफ भी है क्या? बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका प्रूफ है। क्या है? Sn की जगह ये रख लो, Sn-1 की जगह ये रख लो, और Sn-2 की जगह ये रख लो। इन सबको सॉल्व कर लो, आपका इन सबका जो सम है ना वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बात आ गई है क्या समझ में? देखिए जब तक हम मैथ्स में थ्योरी पढ़ते हैं ना तो हमें इतना कुछ समझ में आता है नहीं, लेकिन जब इसके सवाल करने जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ जाता है। बस आप इतना करो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जेई वालों का क्या है भाई साहब? लाडला टॉपिक है, ठीक है ना। क्या है? लाडला टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अब लाडला टॉपिक है, इसका मतलब आने वाला ही है। समझ के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो हम सवाल कर लेते हैं कुछ जिससे हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भैया देखिए, आपको सबसे पहला सवाल दिया गया है। क्या है? एक द्विघात समीकरण और उसके कुछ शून्य के दे रखे होंगे, अल्फा और बीटा 2, ठीक है। और साथ ही साथ दे रखा है तथा Sn = अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ये दे रखा है। तब आप 2 × Sn -5 × S6 अपॉन S5 का मान ज्ञात करो। बहुत ही ईजी है। देखिए आपको क्या बोला है? द्विघात समीकरण क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर 1, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपको द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 5x, और फिर है प्लस का
18 इज इक्वल टू 0। ये आपको द्विघात समीकरण दिया है और इसके दो शून्य है अल्फा एंड बीटा। बिल्कुल भैया, जो अब तक आप बता रहे थे ना वही इसमें दे रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको केस भी दे दिया है, एक कंडीशन भी दिया गया है, ठीक है ना। क्या दी है कि एस एन है ना वो कितना है, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। बस आपने यह देख लिया कि एस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, या फिर एस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, तो सीधा आप लगा लो, ठीक है। क्या न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है कि a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 और प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 होता है इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 इंटू एस एन, ठीक है, 2 इंटू एस एन, ठीक है भैया ये आ गया। प्लस b कितना भैया माइनस का 5, ठीक है, यहाँ पर कितना है माइनस का 5 इंटू एस एन माइनस 1, बिल्कुल भैया। और यहाँ पर c कितना भैया प्लस का 18, तो 18 इंटू एस एन माइनस 2। क्या बात आपको समझ में आई है क्या? बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गई है। अब वापिस जाओ आप सवाल में, और यहाँ पर आपको बोला क्या गया है S7, S6 और S5 तीन टर्म आपको दे रखी है। इसमें से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा भैया S7, 7 6 5, ठीक है ना, 5 6 7। तो यहां पर आप n की वैल्यू है ना, n एक नेचुरल नंबर होती है और n की वैल्यू आप रख लो 7, बस आप ये काम कर लो, ठीक है। तो जब हमने n की वैल्यू 7 रखी तो हमें मिला 2 इंटू S7, ठीक है, माइनस 5 इंटू S6, भैया 7 में से एक घटाया तो x6 आ जाएगा, प्लस का 18 इंटू S कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें बोला क्या है 2 इंटू S7, यही है क्या, ठीक है, माइनस 5 इंटू S6 अपॉन S5 आपको बोला है। तो ये भी आप कर सकते हैं, कैसे, देखिए 2 इंटू S7 माइनस 5 इंटू S6 इज इक्वल टू, इसको इससे ले आए तो माइनस का 18 अब इंटू S5, ठीक है भैया ये आ गया। अब S5 को इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो इसके नीचे ले आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू S7 माइनस 5 इंटू S6 अपॉन कितना भैया S5 इज इक्वल टू माइनस का 18, ठीक है। तो यह आपको भैया क्या मिल गया है, यह हमें आंसर मिल गया है, कितना है माइनस का 18। इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। न्यूटन भाई साहब ने फॉर्मूला दिया है, बहुत ही ईजी है, बस हमें याद होना चाहिए। और यह जेई का है लाडला, इसका मतलब जेई में सवाल तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे सवाल इसके पूछे गए हैं जेई में, लेकिन हम यहाँ पर कुछ एक सवाल ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद मतलब जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो स्पेशल मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं जितने भी जेई मेन जेई एडवांस में आए हुए सवाल है ना उन सभी सवालों को एक साथ कराऊंगा, ताकि अलग अलग कंसेप्ट के सवाल आप एक बार कर लो तो आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। बहुत ईजी है क्या? बिल्कुल भैया। करना क्या है, बस हमें याद रखना है कौन सी कंडीशन, अगर द्विघात समीकरण दे दिया जाए और उसके दो शून्य दे दिए जाए, साथ ही साथ एक केस दे दिया जाए Sn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, तब हम सीधा सीधा कान खड़े कर लेंगे और हम याद कर लेंगे कि आपका जो है ना, जो आपका न्यूटन फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बस इजी है, ठीक है। अब देखते हैं इस सेकंड एग्जाम्पल को। क्या बोला है, माना कि अल्फा और बीटा एक द्विघात समीकरण दे रखा होगा, इस द्विघात समीकरण के शून्यक है, ठीक है भैया। जहां पर देखिए, जहां पर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बस ये जेई एडवांस है तो थोड़ा डराने की कोशिश की, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहां पर अल्फा बीटा से बड़ा है, यदि ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन है, यहाँ पर माइनस देगा कोई बात नहीं, एस एन की जगह ए एन देगा कोई बात नहीं, लेकिन वो फॉर्मेट तो आपको देखा ना। हाँ भैया, वो फॉर्मेट हमें दिख गया, यह फॉर्मेट हमें दिख गया। ऐसा फॉर्मेट जब भी हम देखें, एक द्विघात समीकरण के दो शून्यक और एक ऐसा फॉर्मेट हम जब भी देखेंगे तो न्यूटन भाई साहब को याद कर लेंगे। और न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं कि a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ से आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है। इजी है ना भाई, जेई एडवांस में पूछा गया है 2011 का, थोड़ा सा सम्मान कर लो, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना, लेकिन ये ज़्यादा टाइम का है नहीं, 1 मिनट का ही सवाल है। आपको बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके दो शून्य दे दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा। एक आपको एडिशनल जानकारी दी गई है कि अल्फा बीटा से बड़ा है, कोई बात नहीं, बड़ा है तो है, ठीक है। और साथ ही साथ एन है ना, वो एक या एक के बराबर या उससे बड़ा है, ये भी आपको जानकारी दी गई है, कोई बात नहीं, ये भी सिंपल सी है। अब आपको यह भी दिया गया है एंड
ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। आपको निकालना क्या है, हमें निकालना भैया ए 10 माइनस 2 इंटू ए 18, ठीक है भैया, सॉरी 8 है, 18 का आ जाएगा, हाँ ठीक है, डिवाइड बाई कितना है 2 इंटू ए 9, 2 इंटू ए 9, ये हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है भैया। क्या कर लेंगे, देखिए ये कंडीशन दे रखी है, न्यूटन बाई सब को याद कर लेंगे, न्यूटन बाई सब को याद कर लेंगे। वो क्या बोलेंगे, हाँ ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1। भैया मैं बार बार लिख रहा हूँ इस फॉर्मूले को, इसका कारण है आपको पता ही है, क्योंकि ये लाडला है भैया, जे का लाडला मतलब हमारा लाडला, इसका मतलब हम इसको तो लिखते ही करेंगे, ठीक है। ए कितना है आपका 1 इंटू ए एन हम लिख लेते हैं, प्लस बी कितना है माइनस का 6 इंटू ए की पावर एन माइनस 1, प्लस सी कितना है 12 इंटू ए एन माइनस 2। समझ में आ गया, बिल्कुल। अब हमें क्या बोला, देखिए 10 8 9 मतलब 8 9 10, मैक्सिमम कितनी वैल्यू आपकी 10 है, ठीक है। तो एन की वैल्यू हम रख लेंगे 10, रख कर देख लो भैया ए 10 माइनस का 6 इंटू ए 9 प्लस का 12 इंटू ए 8 इज इक्वल टू 0। भैया ये सब तो ठीक है, हमें निकालने किसकी, जो डिवाइड में वो क्या चाहिए 9 चाहिए, ठीक है। तो हम लिख लेंगे ए 10 प्लस 12 ए 18, सॉरी 18 का है 8 है, ठीक है, 12 ए 8, ठीक है, यहाँ पे साइड 12 होगा, ठीक है भाई साहब 12 होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर क्या होगा 12 होगा, ठीक है। 12 ए 8 इज इक्वल्स टू 6 ए 9। बात आई समझ में क्या, हाँ भैया हमें बात समझ में आई गई है। तो यहाँ से देखो यार कितना आएगा, यहाँ से हमें मिलेगा भैया डिवाइड में कितना चाहिए 2 इंटू ए 9, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू ए 9 लिख सकते हैं क्या, और 2 इंटू ए 9 को हम लेंगे डिवाइड में, तो यहाँ से हमें मिला ए 10 प्लस का 12 ए 8 डिवाइड बाई 2 इंटू ए 9 इज इक्वल्स टू 3। क्या यही हमें लाना था, ए 10 माइनस, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा कर ली है, देखते हैं यार, ठीक है ना। सवाल में यहाँ पर माइनस था, मैंने प्लस ले लिया, यहाँ पर क्या था माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, बिल्कुल भैया यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, ठीक है। अच्छा तो माइनस है तो यहाँ से आ गया है भैया 3, ठीक है ना। तो ए 10 माइनस का 12 ए 8 डिवाइड बाई 2 इंटू ए 9 इज इक्वल टू 3, और 3 हमें क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। बात आएगी क्या समझ में, तो इस तरीके से सवाल को करना है, बहुत ही इजी है यार न्यूटन बाबा, बहुत ही इजी है, बस इनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार समझ में आ गए तो फिर जाता नहीं है, ठीक है। तो यह है न्यूटन्स फॉर्मूला। इसके बहुत सारे और भी सवाल है जो जे मेंस और जे एडवांस में रखे हैं, उनको हम अलग से एक सेशन रखेंगे, उसमें करेंगे। फिलहाल इससे आगे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन रूट कंडीशन, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं कॉमन रूट कंडीशन की, शून्यकों के एक समान होने की स्थिति या फिर कंडीशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से हमें सवाल पूछे जाएंगे वो देखते हैं। देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो और उसमें आपको मान लीजिए बोल दिया गया कि यह एक आपका क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। क्या है ये आपका एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, और इसके शून्य कहना अल्फा एंड बीटा है, ऐसा बोल दिया गया। अब आपको एक दूसरी द्विघात समीकरण और दे दी गई, क्या दे दी गई, दूसरी द्विघात समीकरण और दे दी गई। मान लीजिए ये वह दूसरी द्विघात समीकरण है, ठीक है, और इसके भी कुछ एक क्या होंगे भैया शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन रूट कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि इन दोनों समीकरणों के जो 2 शून्यक आए हैं ना, वो दोनों शून्यक आपस में समान हो जाए, ठीक है ना। मतलब अगर इसका एक शून्यक अल्फा है तो इसका भी एक शून्यक अल्फा हो जाए, इसका एक शून्यक बीटा है तो इसका भी एक शून्यक बीटा हो जाए। पहली कंडीशन ये, तो ये पहला केस है। और हो सकता है कि इन दोनों समीकरणों में कोई भी एक, ठीक है ना, कोई भी एक शून्यक समान हो जाए। मान लीजिए इसका एक शून्यक अल्फा एंड बीटा है तो इसका एक शून्यक मान लीजिए क्या हो जाएगा अल्फा और गामा, ठीक है। मतलब इन दोनों समीकरणों में एक शून्यक अल्फा है वो समान हो गया है। तो इससे बोलते हैं कि जब इन दोनों समीकरणों में एक शून्यक समान हो जाए, तो दोनों में अलग अलग केस है। सबसे पहला केस क्या है कि दोनों समीकरणों के शून्यक समान हो जाए, ठीक है। इस तरीके के आपको सवाल पूछे जाएंगे, ये आपका केस बन रहा है। अच्छा ये पहला जो केस है ना वो थोड़ा सिंपल है, इसके ज्यादा सवाल पूछे जाता नहीं है। जो दूसरा केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस क्या है कि जब दोनों समीकरणों में कोई भी एक शून्यक समान हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला केस लेते हैं, ठीक है। पहला केस यही है, आपको देखिए 2 आपको समीकरण दे रखे अल्फा एंड बीटा, बिल्कुल सॉरी समीकरण क्या, 2 आपको द्विघात समीकरण दिए गए हैं जो कि आपको दिख रहा है। अब इनके समीकरण
इसके जो शून्यक है ना वो अल्फा और बीटा दे रखा है, और दूसरे समीकरण के जो शून्यक है, अब हम सबसे पहले केस की बात करते हैं जो कि क्या है, जब दोनों समीकरणों के दोनों शून्यक जो है वो समान हो जाए। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए ये एक समीकरण है a1x प्लस b1x+c1 इज इक्वल टू 0। अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो जो दूसरी समीकरण होगा a2x² प्लस b2x+c2 इज इक्वल टू 0, इसके भी शून्यक अल्फा और बीटा हो जाएंगे, दोनों के शून्यक समान हो जाए। तो इस कंडीशन में जो आपको एक शर्त निकल के आती है, जो कंडीशन निकल के आती है वो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इसको देखकर आप यह मत समझ लेना कि दोनों रेखा समपाती है। भैया वो जो रेखा वाला केस था ना, जो कि आपने 9th या 10th में पढ़ रखा होगा, वहां पर सबसे पहली बात है यह जो आपको बोल सकते हैं कि जो बहुपद रेखे होते थे ना वो क्या होते थे भैया, द्विघात बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, 2 छह वाले होते हैं। ठीक है ना, 2 वेरिएबल होते थे, x और y होता था, और वो भी लीनियर होते थे, न कि क्वाड्रेटिक होते थे। तो वो वाला केस और ये वाला केस अलग है। यहाँ पर क्या है, जब दोनों समीकरणों के शून्यक समान हो जाए तो क्या बनता है भैया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बस आपको ये याद रखना है। जैसे कि देखिए ये 2 एग्जाम्पल है, 2 आपके समीकरण दे दिए गए हैं, x² - 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसका शून्य क्या बनेगा भैया, इनको गुणा करने और निकालने पर जो है ना हमें मिलते हैं शून्यक 1 और 2। ठीक है ना, क्या मिलता है, 1 और 2 मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसके शून्यक भी 1 और 2 ही हो जाएंगे। ठीक है, आप चेक कीजिए, इसके शून्यक भी 1 और 2 है। ठीक है, अगर इन दोनों के शून्यक समान है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस पहला क्या है, x² का गुणांक a1/a2 क्या है भैया, 2 है। अच्छा, इज इक्वल टू b1 कितना, -3/b2 कितना है, -6 है, इज इक्वल टू कितना है, c1 कितना है, 2 आपका है c2 कितना है, 4। ये आपके हो जाएंगे, ये सभी जो है ना आपस में क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि आपको सवाल पूछे जाए और यहाँ से किसी में भी बोल दिया जाए कि यहाँ पर -3 है ना, इसकी जगह k दे दिया जाए। क्या दे दी जाए, k। अच्छा, और k देकर आपको बोल दिया जाए कि दोनों समीकरणों के शून्यक समान है, तो आप k की वैल्यू निकाले तो आराम से आप निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, मान लीजिए यह दे दिया गया है k, ठीक है ना, या फिर -k दे दिया गया है, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते थे। कैसे, आप देखिए माइनस से माइनस हटा लेते, ठीक है, किसी भी 2 को समान कर लेते। ये क्या है, -1/2 इज इक्वल टू k बटे कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3, और k की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, 3। तो k की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाती है। तो इस तरीके से कुछ होता है, इजीली आप यहाँ पर तो निकाल सकते हैं। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। केस 2 में क्या होगा, 2 समीकरण दे दिए गए होंगे, द्विघात समीकरण, उन दोनों में कोई भी एक शून्यक जो है वो कॉमन होगा। ठीक है, समान होगा, बात समझे, बिल्कुल। तो वहां से आपको क्या बोल दिया जाएगा, इससे एक कंडीशन बनेगी, ठीक है ना, और उस कंडीशन से वो कॉमन शून्यक होगा, वो एक कंडीशन बनेगी। ठीक है, और उससे जो है ना आपको अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी अलग अलग पैरामीटर निकालने का होगा, मान लीजिए k निकालिए, b निकालिए, c निकालिए, कुछ भी इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे। देखिए होगा क्या, दोनों समीकरणों में कोई भी एक शून्यक समान हो जाए, तो मान लीजिए a1x, पहला समीकरण है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, और जो दूसरी द्विघात समीकरण है ना उसके शून्यक दे दिए गए हैं अल्फा एंड गामा। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों का एक कॉमन रूट आ गया, जो कि क्या है, x इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो आपको सवाल में क्या पूछा जाएगा कि अगर इन दोनों में एक शून्यक समान हो तो वो शून्यक निकालिए। ठीक है, और इससे भी आगे बढ़ते हैं, अगर एक शून्यक समान है, कॉमन है, तो उस शून्यक को तो निकालिए, लेकिन साथ ही साथ आप है ना किसी एक प्राचर के या फिर t, कुछ भी आपको एक पैरामीटर दे रखा होगा, उसकी वैल्यू भी निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, क्या होता है उसका स्टेप्स, वो देखते हैं, चरण देखते हैं। सबसे पहले तो क्या कीजिए, जो आपको 2 समीकरण दे रखे होते हैं ना, उन दोनों समीकरणों के x² के जो गुणांक होते हैं ना, x² के जो गुणांक है ना, उन गुणांकों को क्या कर दो, एक जैसा बना दो, सेम बना दो। बना सकते हैं क्या, बिल्कुल सेम बना दिया। सेम बना देने के बाद आप सेकंड स्टेप में आओगे और फिर किसी एक समीकरण में से दूसरे समीकरणों को घटा लोगे, और जब हम एक समीकरण से दूसरे समीकरणों को घटाएंगे ना, तो ये पूरा x² वाली जो पद है ना वो पूरा ही हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको x में पूरा एक आपको समीकरण मिलेगा, और x से आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और x की वैल्यू मिल जाने के बाद, और ये जो x होगा ना वो क्या होगा, आपका कॉमन रूट होगा। पहली बात, जो यहाँ से आपको घटाने के बाद x मिलेगा वो कॉमन रूट होगा, और यहाँ तक आपका
सिंपल सा एक बेसिक सा सवाल कंप्लीट होता है। इसके आगे जब भी जो भी सवाल पूछ ले जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अल्फा को किसी भी समीकरण में रखेंगे, क्योंकि यह कॉमन रूट है भैया। एक जैसा शून्यक है ना, तो किसी भी समीकरण में रखो वो उसको संतुष्ट करेगा। तो इस x इज इक्वल टू अल्फा को किसी भी समीकरण में रखेंगे और फिर सवाल में पूछे गए जो प्राचल होंगे ना, उनकी हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, मान निकालने की कोशिश करेंगे। अब याद देखो, मैथ्स थ्योरी से समझ में नहीं आती है, इसके एग्जांपल्स करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम एग्जांपल करते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलो तो अब ये 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे आपका यह कंसेप्ट है ना बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल क्या बोल रखा है, देखिए b का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण, ये 2 आपको समीकरण दे रखे हैं में एक शून्यक समान है। ठीक है ना। अब देखिए वही बात है ना, आपको जो समीकरण दे दिए गए हैं और बोला कि इनमें एक शून्यक समान है, तो सबसे पहले तो वो शून्य का आप बताओगे और फिर उसी शून्य को इसमें से किसी एक समीकरण में रखकर b का मान ज्ञात करोगे। तो जो b है ना, उसी प्राचल की मैं बात कर रहा था कि वो प्राचल आपको निकालना पड़ेगा। और यह सवाल आपको IIT JEE में पूछा गया है, एडवांस का सवाल है, कब का है ये पता नहीं है, लेकिन एडवांस का सवाल है। ठीक है, चलो तो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए सबसे पहले दोनों को लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मान लीजिए 2 शून्य का अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना। और दूसरा क्या है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके भी 2 शून्य का अल्फा एंड गामा। ठीक है, 2 शून्यक है, मतलब इन दोनों शून्य को मैं एक शून्यक इन दोनों में कॉमन है। क्या स्टेप था, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों का जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, मतलब जो एक्स स्क्वायर वाली पूरी टर्म है उसको एक जैसे बनाने। तो यहाँ पर तो पहले से एक जैसी है, तो किसी एक में से किसी दूसरे को घटा लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो हम समीकरण 1 में से या फिर समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, 2 में से एक को घटाया तो ये तो आपका कट गया, इस x में से bx गया, x कॉमन ले ले तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा भैया, ये b है, b माइनस का -1 कितना हो जाएगा, b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात आई क्या समझ में, अच्छे से भैया में आ गई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, यही आ जाएगा क्या, बिल्कुल भैया यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर माइनस को गायब कर लेते, तो ये देखिए कैसे गायब होगा, 1 प्लस बी इंटू बी माइनस 1। ठीक है, या फिर b प्लस 1 ही कर लो। ठीक है ना, b प्लस 1 इंटू बी माइनस 1। क्या किया भैया, माइनस से इस नीचे वाले को गुणा करेंगे तो b माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। तो चलो रखो। ठीक है, तो हमने किसी भी एक समीकरण में रखा, मान लीजिए हमने किस में रखा, इस सेकंड वाली इक्वेशन में रखा। तो देखिए क्या है, x की वैल्यू b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का x कितना है, b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1। ठीक है भैया, और ये कितना है, प्लस का b, यही है क्या, बिल्कुल भैया यही है। इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, और यहाँ से b की वैल्यू हम निकालेंगे, तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम हम ले रहे हैं। ठीक है ना, एलसीएम ले लिए तो कितना आ जाएगा, b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर b प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा b माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर x है तो x की जगह हमने रख लिया है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया है। प्लस का ये कितना है, b इंटू बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में यहाँ तक। ठीक है, अब b तो यहाँ से 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। ठीक है, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको खोल लिया हमने, इसको करो तो ये कितना आएगा, देखिए a प्लस बी या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ये होता है भैया b स्क्वायर माइनस 1। तो b स्क्वायर माइनस 1 ये आपका आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इसको खोलने की कोशिश करते हैं तो b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। हाँ भैया, इसको हमने खोल लिया है। कैसे खोला है, बात समझ में आ गई ना। ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको खोला, फिर हम b से गुणा करते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, ये आपका जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस का b स्क्वायर माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, प्लस का b क्यूब प्लस का b माइनस का 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इस 1 से ये 1 गया। ठीक है ना, प्लस 1 माइनस 1 कट गए, ये b स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा ये देखिए ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कट गए, बिल्कुल भैया ये भी कट गए है। और हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास भैया बचा है देखिए b क्यूब।
ठीक है। और क्या बचा है, ये आपका बचा है प्लस का 2b, ठीक है, प्लस का 2b। और क्या बचा है भैया, ये हो गया और ये बचा है आपका प्लस का b इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में? बिल्कुल भैया समझ में आई है। तो यहाँ से बन गया b क्यूब प्लस का 3b इज इक्वल टू 0। तो b हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या मिला, b स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो यहाँ से एक तो b आ गया है 0। अब आगे हम देखते हैं, तो b स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मिल गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ सॉल्व करते हैं, क्योंकि आंसर आयोटा में है। आंसर आयोटा में है तो हम कहेंगे रूट ओवर -3 प्लस माइनस का, ठीक है ना भाई, स्क्वायर है ना, प्लस माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ से √3, देखिए प्लस माइनस √3 को √3 लिखते हैं और -1 के ऊपर अंडर रूट है, इसको लिखते हैं आयोटा। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3। आगे बात समझ में? तो बी के 3 वैल्यू आई है, कौन सा, 0, एक है प्लस का आयोटा √3 और एक है माइनस का आयोटा √3। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ये बोल दिया गया होता कि बी के कितने वैल्यू आ सकते हैं, तो आप लिखोगे 3, और यहाँ पर तो ऑप्शन दे रखे कि कौन कौन से है, तो आपने क्या लिया, माइनस का आयोटा अंडर रूट 3, ये आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को करते हैं। अब यहाँ पर गलती आपसे क्या हो सकती है पता है, मैं गलती बताता हूँ। आपने क्या किया पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3 है। अब यहाँ से आपने लिखा तो बी इज इक्वल टू माइनस का 3 लिख लिया, क्या लिख लिया, प्लस माइनस नहीं लिखा, b इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस का 3। तो यहाँ से आप निकालोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ ये नहीं आकर सिर्फ इतनी आएगी, 0 और प्लस का आयोटा √3। और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, भैया ने तो कंसेप्ट ही गलत बता दिया है। कंसेप्ट गलत नहीं है, आप बेसिक को लेकर चलो तो आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? बिल्कुल भैया समझ में आ गई है। इस तरीके से यह सवाल किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी कंसेप्ट, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है मैं तो बोल सकता हूँ, और आपको साथ ही समझना भी है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखती है, बहुत ही अच्छे से सवाल है ये सवाल। देखो यार एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसमें मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा इसमें। देख तो लो क्या बोल रखा है, यदि आपको दो द्विघात समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, क्या है, q1x इज इक्वल टू दिस है एंड q2x इज इक्वल टू दिस। ये आपके दो द्विघात समीकरण है, दोनों एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड है, तो k का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ये आपको बोला है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कैसे है देखिए, आपको कोई भी एक द्विघात बहुपद दी गई है, कोई भी मान लीजिए x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, ये आपको एक द्विघात बहुपद दी गई है, ठीक है ना, जिसकी घात 3 हो, मैं ऐसे बता रहा हूँ। और आपको बोला कि x - 1 इसका एक क्या है, गुणनखंड है, ये तो आपको बोल सकते हैं। और 9 में आपको बोला भी है कि अगर x - 1 इसका एक गुणनखंड है, तो आप यहाँ से ये तो बोल सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इसका एक क्या होगा, शून्य होगा। क्या आप यहाँ से ये बोल सकते हैं? बिल्कुल भैया, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इतना बोल सकते हो, अगर यहाँ तक आप मेरे साथ हो, यहाँ तक एग्री हो मुझसे, तो अब आगे बताओ। आगे हम देखिए सॉल्यूशन करने जाते हैं सेकंड का। आपको एक द्विघात बहुपद दे रखी है, कौन सी है, x² प्लस का k माइनस 29 x, और ये है प्लस का माइनस का k, ठीक है ना। एक द्विघात बहुपद ये है, और दूसरी क्या है, q2x इज इक्वल टू x² प्लस का k 2k माइनस 49x 2k माइनस 43x, सॉरी यार जोश में मैं हो से खो लेता हूँ, 2k माइनस 43x प्लस का k। ये आपको जो है ना दो द्विघात बहुपद दे रखे, द्विघात समीकरण दे रखे है, ठीक है ना। अब यार यहाँ से आपको बोला है कि ये दोनों है ना एक दूसरी द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद, ये इन दोनों के क्या है भैया, गुणनखंड है। बात आई समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हम दो शून्य निकालेंगे, और जो यहाँ से x के दो मान आएंगे ना, ठीक है ना, वो इसके शून्य होंगे। अगर वो दो x के मान इसके शून्य होंगे, इसका मतलब इसके भी शून्य होंगे। ये बात तो समझ में आती है। जैसे कि देखिए आपको मैंने एक द्विघात बहुपद बताई थी, क्या थी, x² प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ से x - 1 ये क्या था, इस द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड था, ठीक है ना, क्या था, गुणनखंड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस x - 1 का एक शून्य निकालते हैं। इस x - 1 का शून्य क्या था, 1, तो जो एक इस x - 1 का शून्य है वो इसका भी तो शून्य है ना, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से इसके दो शून्य निकालेंगे, और वो दो शून्य अगर इस q1 के शून्य है, इसका मतलब p1 के भी शून्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसके दो शून्य निकाले, ठीक है, मान लीजिए इसके दो शून्य निकाले,
बात आगे समझ में। दो शून्यक अगर इसके है, इसका मतलब ये दो शून्यक इसके भी होंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गई? बिल्कुल। अब हम Q2 के भी शून्यक निकालेंगे। Q2 के कितने शून्यक आएंगे? Q2 के भी दो शून्यक आएंगे। बात समझ में आएगी, क्योंकि यह द्विघात बहुपद है। अच्छा, द्विघात बहुपद के दो शून्यक आ गए, और अगर ये Q1 Q2 के शून्यक है, इसका मतलब ये Px के भी शून्यक होंगे। ये बात आपको चमकी क्या? बिल्कुल चमकी है। क्यों होंगे शून्यक, ये आपको समझ में आ गया है। अच्छा, अब आप बताइए कि जो Px है वो क्या है? Px एक द्विघात बहुपद है। Px एक द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक कितने होंगे? इसके अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकते हैं। और इन दोनों के शून्यकों को हम लेकर बात करें तो इसके शून्यक तो 2 + 2 कितना आ रहा है? 4 आ रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? भैया ऐसा पॉसिबल तो कभी हो ही नहीं सकता कि इस द्विघात बहुपद के 4 शून्यक आ जाए, 3 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ होगा? कहीं ना कहीं इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा कि इसमें और इसमें एक शून्य क्या होगा? कॉमन आया होगा। एक शून्य कॉमन आया होगा। कैसे? मान लीजिए Q1 के शून्य का आ गया, ऐसे मान रहा हो, ठीक है ना। Q1 के शून्य का आ गया 1 और 3, ठीक है। अच्छा, Q2 के शून्य का आगे है मान लीजिए 2 और 5, ये शून्य का आगे है। इसका मतलब ये चारों शून्यक इसके होंगे। Px के कितने शून्यक हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 5। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि इसके 3 से ज्यादा शून्यक हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ होगा कि मान लीजिए Q1 का कोई भी एक शून्यक 1,3 आया है, तो जो Q2 है ना उसमें कोई ना कोई एक शून्यक कॉमन होगा। मान लीजिए यहां पर क्या होगा? 3, ठीक है ना। अब क्या हुआ? अब भैया Px के शून्य कितने हैं भैया? 1,3। अच्छा, दूसरा क्या है शून्यक? 3,5। अब 3 तो एक ही है, मतलब हम क्या लिखेंगे? 1, 3 और 5। अब पॉसिबल हो सकता है। कहने का मतलब इस पूरी गाथा का, इस पूरी कहानी का मतलब यही है कि इन दोनों द्विघात बहुपदों, कौन से? Q1 और Q2 में एक शून्य कॉमन है। समझ में आ गया? एक शून्य कॉमन। इतना इसने घुमा फिरा के जो बात की है ना, ये इसका मतलब ये है कि एक शून्य इसमें कॉमन है। मैं आपको चाहे तो ऐसे भी बोल सकता था कि इसका मतलब एक इसमें शून्य कॉमन हो गया, लेकिन उससे फेल आपको नहीं आती। अब आपको फेल आ गई ना, एक शून्य कॉमन है। अच्छा, एक शून्य कॉमन है तो हम क्या करेंगे? एक शून्य कॉमन है तो हम यहाँ से x² को हटाएंगे। क्या करेंगे? x² को हटाएंगे। और मैंने जोश में यहाँ पर 2 तो लिखा ही नहीं, ठीक है भैया, ये आपका 2 है, ठीक है। निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? x² के गुणांक को सेम करेंगे। मतलब Q1 है ना, इसको हम 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 2x² प्लस का 2 × K -29x माइनस का 2k, ठीक है। अब इसको मान सकते हैं आपका क्या? 1, और इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? Q1x हो गया। बात आ गई क्या समझ में? बिल्कुल भैया, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इसको हटा ले। क्या कैसे हटाएंगे? आप कर लो 2 में से 3 को गायब कर, सॉरी 2 में से 1 को गायब कर दो, ठीक है। यहाँ से ये तो हट गया। अब देखो 2 में से 1 को हटाया तो ये पहले आगे आएगा 2 × K -29 माइनस का ये कितना है? 2K माइनस का 43। ये पूरा क्या है? इंटू में x है, ठीक है। और यहाँ से कितना है भैया? ये है आपका माइनस का 2K और माइनस का K इज इक्वल टू 0 आ गया। बात आई क्या समझ में? बिल्कुल भैया, मैं समझ में आ गई है, कोई डाउट है ही नहीं। तो यहाँ से आप K की x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2K माइनस का ये कितना आ गया? 58, ठीक है। माइनस का ये आ गया 2K और ये प्लस का आ गया 43 इंटू x इज इक्वल टू ये कितना है? माइनस का 3K। हाँ भैया, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा है। अच्छा, ये कितना? देखिए 2K से 2K तो हट ही गए हैं। 58 माइनस का प्लस का 43 कितना आ जाएगा भैया? हाँ, ये आपका आ जाएगा कुछ 15 आ जाएगा क्या? हाँ भैया, ये आपका आ जाएगा माइनस का 15x माइनस का 3K इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भैया x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकाली हमने ना। देखिए x की वैल्यू अगर हमने निकाली ना, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? माइनस का 15x इज इक्वल टू 3K। तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस का 1/5K। कितना आ जाएगा? या फिर माइनस का K/5। तो ये आपके लिए x की वैल्यू आई है। अब यहाँ से देखो x को है ना, हम किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे। मान लीजिए हम पहले वाले में रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा? माइनस का K/5 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, इतना तो मिल गया। प्लस का कितना है? ये K -29 इंटू माइनस का K/5, ठीक है। अब ये कितना है? माइनस का K इज इक्वल टू 0। यही दे रखा है क्या? हाँ भैया, यही है। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले, पहले तो सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ गया K² / 25 प्लस का ये है आपका
माइनस ले लेते, माइनस का के इंटू के माइनस 29 अपॉन 5 और ये है आपका माइनस का के इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम आपका आ जाएगा 25 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे बचेगा के स्क्वायर, ये कितना आ गया माइनस का 5 के इंटू के माइनस 29। 5 का कैसे आ गया, 5 का 25 में भाग दिया 5 आ गया, 5 इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आपका 25 के है, सॉरी, ठीक है 25 के। सबसे पहले तो के कॉमन ले लेते हैं, के आपने ले लिया कॉमन, आप इस 25 को तो हटा लो, के कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा के माइनस 5 के और प्लस का 29 इंटू 5, ठीक है। और माइनस का कितना बच जाएगा 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यार यहाँ से हमें मिल रहा है कितना माइनस का 4 के और ये कितना है समथिंग, ये समथिंग कितना आ रहा है इसको देखते हैं। तो ये आ जाएगा 5 नम 45, ठीक है 45 4 5 दूनी 10 145 और माइनस का 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो के का मान एक तो आ गया 0 और एक क्या आ जाएगा माइनस का 4 के और ये आ जाएगा 120 प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। तो 4 के इज इक्वल टू माइनस का 120 और के यहाँ से मिल जाएगा 30, ठीक है। तो के का मान आगे है 2, के का मान 2 आ गए, कितने 0 और 30। अब हम कौन सा लेंगे, के का मान 30 लेंगे क्योंकि इसने अधिकतम बोला था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सवाल होता है, बहुत ही ईजी है कंसेप्ट के। ऐसे कभी भी सवाल आ जाए ना कि जब दो द्विघात बहुपद किसी एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड है, इसका सीधा सीधा मतलब आप ये निकाल सकते हो कि इन दोनों द्विघात बहुपदों में कोई भी एक शून्य कॉमन है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का यह बहुत ही इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण लेक्चर खत्म होता है। आगे और कंटिन्यू करते रहेंगे, 3 और 4 और लेक्चर्स बाकी रह गए हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।